बच्चों, हम लोग ऑलरेडी सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर के लिए तो जानते ही हैं। अब हम लोग सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए समझते हैं। देखो, लिखना चाहिए रजिस्टर, बट बोलने में रेजिस्टेंस ही निकलता है, तो चलिए रेजिस्टेंस ही मैंने लिख दिया। तो हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और उसमें क्या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है। तो पहले सीरीज से शुरुआत करिए, तो सीरीज से ही चलते हैं। तो ऐसे सोचिए कि साहब ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं। अच्छा, सीरीज कनेक्शन का मतलब वही रहता है, चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर हो। मतलब ये है कि दोनों ही, जो चाहे रेजिस्टेंस अगर आप कहें सीरीज में या कैपेसिटर कहें सीरीज में, सेम करंट मस्ट पास थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस और बोथ द कैपेसिटर वॉट एवर इज गिवन। तो ये हमारा हो गया से एक बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है। दो हमने छोटे छोटे रेजिस्टेंस यहाँ पर सर्किट में ले रखे हैं, और चूंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स दैट बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि अगर आप एक ऐसा रेजिस्टेंस बनाए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का काम करे, तो आप बताइए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R1 R2 के टर्म में आप कैसे देखते हैं। ठीक है, तो लॉजिक बस इतना ही है कि हमें क्या करना है कि एक नया सर्किट बनाना होगा और उस नए सर्किट में दो रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर देना होगा यूजिंग अ सिंगल रेजिस्टेंस, and that single resistance is considered as R equivalent, and this is E, and of course there is no change in current. current जितना है उतना ही रहेगा I। ठीक, तो अब हमें ये बताना है कि R equivalent R1 R2 से किस तरह से रिलेटेड है। तो देखो, बहुत ही इजी है। तो सीरीज कनेक्शन का मतलब एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। वैसे कैपेसिटर में हम ऑलरेडी ये सब चीज़ें कर चुके हैं। सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है, ये फिर से एक बार समझ लीजिए। तो इसका मतलब होता है दैट सेम करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस, है ना। हमारे जो दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों से सेम करंट निकलना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो अब अगर इस डायग्राम के लिए यहीं से देख लें तो क्या नजर आएगा इसमें। चलो केवीएल यूज कर लेते हैं। तो इसमें अगर केवीएल यूज किया जाए तो ये से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ये इसका प्लस टर्मिनल, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। प्लस माइनस का मतलब ये हो गया कि ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो इसके अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप V1 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 है। तो आप मान लीजिए यहाँ इस पॉइंट से अगर चालू करते हैं तो जो इंक्रीज इन ईएमएफ या पोटेंशियल है दैट इज E, एंड दिस इज इक्वल टू, फिर आगे सब डिक्रीज ही है। एक डिक्रीज है V1 और दूसरा डिक्रीज है V2। तो ये बेसिक केवीएल का रूल होता है कि टोटल इंक्रीज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो E हो जाएगा V1 प्लस V2 बच्चों। अच्छा, अब V1 क्या हो जाएगा, चूंकि I करंट है तो ये इससे हम भली भांति परिचित हैं दैट दिस इज IR1 एंड दिस इज IR2। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट हो गया। अच्छा, और अगर इसमें देख लें तो इसमें तो केवल एक रेजिस्टेंस ही है, दो तो है नहीं। तो यहाँ से अगर E की वैल्यू देखी जाए, इसमें अगर हम लोग KVL का यूज़ करें तो यहाँ पर अगर KVL का यूज़ करेंगे तो इंक्रीज इन पोटेंशियल E है और डिक्रीज इन पोटेंशियल है I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से इस इक्विवेलेंट जो सर्किट है, इससे जो I का वैल्यू देख रहे हैं दैट इज E डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, और जो पड़ोसी वाला है उससे अगर वैल्यू देख रहे हैं तो वो क्या आ जा रही है। तो यहाँ से हमारा जो I आ जा रहा है दैट इज या आप ऐसा करिए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, दोनों E को कंपेयर कर दें। ठीक है, से ये है E
नंबर 1 या नंबर 2 पकड़ लीजिए, क्योंकि ये बाद का है और ये पहला है। तो आप अगर दोनों में देखेंगे तो LHS तो सेम ही है, तो RHS भी बच्चों सेम आनी चाहिए। तो यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड को देखेंगे तो दोनों के LHS सेम है, तो मैं RHS को भी सेम कर देता हूं। तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। ठीक है, तो यहां से क्या होगा कि हमारे दोनों साइड के I कैंसिल हो जाने हैं और जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाना है दैट इज R1 प्लस R2। ठीक, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता था। कैपेसिटर में क्या होता था कि जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होते थे तब हम इस तरह से रिजल्ट लिखते थे कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और अगर वो सीरीज में हुआ करते थे तो 1/C इक्विवेलेंट आता था 1/C1 प्लस 1/C2। तो रेजिस्टेंस में उल्टा है, कैपेसिटर में जो तरीका सीरीज का है वो यहाँ पैरेलल के लिए लागू होता है, और वहाँ जो पैरेलल का तरीका है वो यहाँ सीरीज के लिए लागू होता है। तो अगर सीरीज की बात करी जाए तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं R इज इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। सेम गोज फॉर द एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ दो रेजिस्टेंस दिखाएं, अगर आप n रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जनरलाइज्ड करना चाहें तो आप उसी तरह से जनरलाइज्ड कर सकते हैं। तो ये भी उसको भी लिख लें कि से इफ n resistance connected in series, if n resistance connected in series, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि जब हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे सो दैट बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड अप टू Rn। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। वहाँ पर केवल बच्चों दो रेजिस्टेंस की चर्चा है और यहाँ पर हमारे n रेजिस्टेंस की चर्चा है। ऊपर दो रेजिस्टेंस की चर्चा है और यहाँ पर n रेजिस्टेंस की चर्चा है। तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है वो सिंपली सबका समेशन रहता है। आप चाहें तो लगे हाथ यहाँ पर कैपेसिटर वाला रिजल्ट भी लिख लें ताकि आपको कंपैरिजन करने में इजी रहे, है ना। एक उस रिजल्ट को भी लिख सकते हैं हम लोग कि वो तो पहले ही हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आप एक साथ कंपेयर कर पाए इसके लिए। तो इफ n कैपेसिटर इन सीरीज, इफ n कैपेसिटर इन सीरीज, तब रिजल्ट इसका ठीक उल्टा आएगा। तब हम फॉर्मूला लिखते हैं 1/C इक्विवेलेंट और ये हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 से लेकर 1/Cn तक। ठीक, तो इसका प्रूफ भी ऑलरेडी हम पहले ही कर चुके हैं इसी चैप्टर में, और ये अब आपके सामने रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी है। तो ठीक उल्टा पैटर्न चलता है बच्चों रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का। अब वही चीज अगर पैरेलल में हो गए रजिस्टर तो यहाँ पर वो 1/, फॉर्मूला जो नीचे फॉर्मूला है वैसा फॉर्मूला आ जाएगा। तो एब्सोल्युटली रिवर्स है। अच्छा, फिर अगर आपको ध्यान हो, जैसे हमने सीखा था कि इस सिचुएशन में ये भी एक छोटा सा आर्टिकल है, इसको भी ध्यान में रख लेते हैं कि जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है ना बच्चों, वो हमेशा क्या होगी, दैट इज ऑलवेज लेस देन मिनिमम ऑफ ऑल द गिवन कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस, है ना। जब भी हम इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं तो C1, C2, Cn में जो सबसे छोटा है C इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आता है। C इक्विवेलेंट उससे भी छोटा आता है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन जब हम डायरेक्टली ऐड कर रहे होते हैं तो इसका ठीक उलट हो जाता है मसला। हम जब डायरेक्टली ऐड कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं चलता है। तो वो भी सब लिखी लो एक बार। यहाँ पर अगर डायरेक्टली ऐड कर रहे हैं तो जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन, इनमें जो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस को आप ऐड ही कर रहे हैं,
और ये तो सब पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं। तो जब आप सबको ऐड करेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी तो ज़्यादा ही आएगा ना एडिशन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो आर इक्विवेलेंट बढ़ जाता है। सो दिस इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ, इन सब में जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। हमारा आर इक्विवेलेंट उन सब से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी देखें, ऐसी कोई नई बात नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। ये सब बात हम ऑलरेडी कैपेसिटर में आपको रटा रटा के सिखा चुके हैं, है ना। सो वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स अर्लियर ऑल्सो, नथिंग न्यू। तो जो ये नीचे वाले फॉर्मूले चलते हैं तो उनमें ये क्वांटिटी नेचुरली एक बेसिक मैथमेटिक्स है, ये सबसे छोटा ही होगा और ये बड़ा ही हो जाएगा। अब यहाँ पर बस क्या है, थोड़ा प्रूफ करके हमने देख लिया है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वाला कर लेते हैं, है ना। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो कैसे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट वैसे ही आएगा जो यहाँ सीरीज का रिजल्ट है रेजिस्टेंस में, वो क्या रिजल्ट हो जाएगा पैरेलल का। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 1/R3 एंड सो ऑन। उसका एक प्रूफ भी देख लेते हैं बच्चों। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन अगेन आप पहले से ही परिचित हैं, हम लोग कैपेसिटर में पढ़ लिए थे। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि दो एलिमेंट तब पैरेलली कनेक्ट माने जाते हैं जब दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप आए, है ना। या कितने भी एलिमेंट तभी पैरेलली कनेक्ट माने जाते हैं जब सबके अक्रॉस सेम पोटेंशियल ड्रॉप आए। आप चाहें तो ऊपर इस तरह से और इस पे टोपी पहनाते चले जाइए तो वो सबके सब क्या हो जाएंगे, पैरेलल में ही माने जाएंगे, ठीक। तो पैरेलल कनेक्शन का मतलब ही होता है कि टू एलिमेंट्स मतलब हम रेजिस्टेंस या कैपेसिटर दोनों की बात कर रहे हैं। तो टू एलिमेंट्स आइदर आर और सी are considered to be connected in parallel if same potential drop across both the elements, है ना। तो ये एक बेसिक एलिमेंट्री बात है जो हमें पहले से हम इसकी जानकारी रखते हैं, कैपेसिटर में हमने सीखा था। अब बच्चों देखो कि क्या है कि साहब सेम पोटेंशियल ड्रॉप हो गया दोनों एलिमेंट के अक्रॉस। तो बात चली कि अब आप बता दीजिए कि आर इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट का यही मतलब है कि इन दोनों की जगह पर अगर हम एक नया रजिस्टर लगा दें तो सेम करंट आई फ्लो करना चाहिए, तो दैट इज आर इक्विवेलेंट। तो एक हम यहाँ पर एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बोल के एक और बना देते हैं, तो यही नीचे ड्रॉ कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो दो एक के ऊपर एक दिख रहे हैं उसकी जगह एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दे रहे हैं और इसको लिख देते हैं दैट दिस इज आर इक्विवेलेंट। ये V है और ये है I, ठीक। तो इस R1 R2 और R इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन बैठेगा ये सीखना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है बच्चों। जैसे सबसे पहले तो आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि I जो है वो I1 और I2 का समेशन है। तो सबसे पहली जो इक्वेशन आती है वो करंट लॉ से आ जाएगी किरचॉफ के, दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। सो दिस इज द बेसिक फर्स्ट पार्ट। अच्छा, नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन। अब देखें क्या रिजल्ट आता है। तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसमें एक KVL यूज कर लीजिए। तो KVL यूज कर लेंगे तो KVL दिखेगा कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और आप ऐसे चल रहे हैं, अच्छा ऐसे चल रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और यहाँ आएंगे तो फिर वोल्टेज गेन दिखेगा। तो KVL देखेंगे तो अगेन वेरी एलिमेंट्री, ये I1 R1 और I2 R2 सेम दिखेंगे। बच्चों इसमें थोड़ा आप बेसिक एक हैबिट पैटर्न समझ लें। अगर आप KVL ना भी लिखें तो भी आपको समझना चाहिए यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल ड्रॉप है V और यहाँ से यहाँ तक भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप है V।
तो ये सब आपको खुद से समझना है। अब KBL और ये सब बार बार लिखने का कोई बनता नहीं है। अगर आप ये सब समझ रहे हैं कि साहब B पोटेंशियल ड्रॉप है और उसका एक ही रीज़न है करंट इन दिस एलिमेंट, तो I1R1 हो जाएगा V और I2R2 भी हो जाएगा V, है ना। तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो I1R1 या I2R2 दोनों का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? V हो गया। और अगर इस इक्विवेलेंट सर्किट से देख लें तो अगर एक थर्ड रिलेशन और पकड़ लें तो यहाँ से I इंटू R इक्विवेलेंट ये हो जाएगा V, ऐसे, ठीक। तो अब हमें क्या करना है कि R इक्विवेलेंट को R1 R2 के टर्म में बताना है कि क्या होगा। तो देखो कैसे किया जाए। तो बहुत सिंपल ये सब कैलकुलेशन है, सेम एज वी हैव डन ऑलरेडी इन कैपेसिटर चैप्टर। तो कैसे करोगे? बहुत सारे तरीके हैं। आप एक काम यही कर लीजिए कि I को रख दीजिए I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 हो गया और R इक्विवेलेंट हो गया और सामने हो गया V। फिर आप I1 को चाहें तो लिख लें V बाई R1, और आप I2 को चाहें तो आप लिख सकते हैं V बाई R2, ठीक। और फिर ये R इक्विवेलेंट लिखा रहने दीजिए और इसको V ही लिख दीजिए। अब देखिए तो आमने सामने के सारे V कैंसिल ही हो जाने और ये जो R इक्विवेलेंट है वो नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि ज़ीरो तो हो नहीं सकता है। तो आमने सामने के सब V कैंसिल हो गए और R इक्विवेलेंट इधर नीचे आ जाएगा, तो वो नज़र आएगा लाइक 1 बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है। और इधर बचेंगे आपके 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये ठीक वैसा ही है जैसे कि दो कैपेसिटर सीरीज में होते थे। यहाँ दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो सेम फॉर्मूला कैपेसिटर के सीरीज का लागू होता है। तो उल्टा रहता है, जैसे हम लोग सीरीज में देख रहे थे वैसे यहाँ पैरेलल में भी हो गया। अब फिर क्या है कि अगर बच्चों आप जनरलाइज्ड करना चाहें, से देयर आर n रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वो सब भी आसानी से कर सकते हैं। तो इफ n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब एक के ऊपर एक लगते चला जाए, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला आपका जो 1 बाई R इक्विवेलेंट है उसको आप लिख दीजिए 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 से लेकर 1 बाई Rn। तो ये फॉर्मूला चल जाएगा बच्चे। ये सब बहुत आसान है। अब फिर जब इस तरह से लिखा जाता है तो एक बेसिक मैथ्स का रिजल्ट आप चाहें तो और लिख सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो इन सभी रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। ये जो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है वो क्या होगी, इन सभी रेजिस्टेंस का जो मिनिमम वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी छोटी वैल्यू आएगी। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। अब बच्चों अगर हम यही चीज कैपेसिटर में देखें तो उसमें सीधा सीधा एडिशन हो जाएगा। तो कैपेसिटर वाला अगर रूल लिखना चाहें कंपैरिजन के हिसाब से तो आप चाहे तो लिख लीजिए। तो कैपेसिटर के लिए अगर आप देखोगे तो इफ n capacitors are connected in parallel, अगर पैरेलली n कैपेसिटर कनेक्टेड है तब क्या होगा, तो क्या रिजल्ट बैठेगा, तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा। तो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हम लिखते हैं वो आ जानी है बच्चों C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn, ठीक है। और आपका ये जो C इक्विवेलेंट है ये नेचुरली सबका समेशन है तो काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी।
तो ये जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है यहाँ पर, तो जितने भी कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उन सब के कैपेसिटेंस में जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ा होगा नेचुरली C इक्विवेलेंट, है ना। तो ये दो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, बट चूंकि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का थोड़ा उल्टा रहता है, तो अगर एक साथ एक बार और भी हो जाएगा। बच्चों लिखने से कभी मत कतराइए इनिशियल लेवल में, फिर जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये सब बातें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, क्योंकि तब क्वेश्चन प्रैक्टिस और वेरिएशन वो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है उसका। बट शुरू में तो आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए पक्की, बिना किसी लाग लपेट के एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये साहब ऐसा ही सही है, ऐसा करेंगे तो गलत है। आप देखेंगे जब हम पढ़ते हैं तो अधिकतर बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं कि चल क्या रहा है, क्या सही है, क्या हम बोल रहे हैं, क्या गलत है। तो वो अगर बेसिक ही सबको क्लियर रहे तो काफ़ी कल्याण होगा बच्चों। एनीवेज, तो ये सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हो गया हमारे, और रेजिस्टेंस का भी, और उसका तो प्रूफ हो गया। कैपेसिटर को बस मैंने कंपेयर करने के लिए लिख दिया यहाँ पर, ठीक। सो दिस पार्ट इज डन।